इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं जयपुर में कांग्रेस की रैली से। जयपुर में कांग्रेस ने आज महंगाई के विरुद्ध एक रैली की। इसमें किसानों से लेकर महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी की बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादियों को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। उनका रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू अपने डर का सामना करता है, वो शिवजी की तरह अपने डर को पी जाता है। सुनिए। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा। उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। इसी रैली में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उन्होंने भी मोदी सरकार, योगी सरकार पर जमकर हमला किया। प्रदेश और देश की जनता आज बहुत संकट में है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? 2 तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात। और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है तो यही दूसरी तरह की सरकार है। मैं ऐसे परिवार से मिलकर आई हूं जिनके पति, जिनके सदस्य कुचले गए हैं इसी सरकार के मंत्री के बेटे की जीप के पहियों के तले। मैं उनकी विधवाओं से मिली हूं, उनकी बेटियों से मिली हूं और मैं जानती हूं उनके मुंह से उन्होंने मुझे बोला कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन इस सरकार से हमें न्याय कभी नहीं मिल सकता। राहुल प्रियंका तो जमकर केंद्र और राज्य पर बस से यूपी पर, क्योंकि ये राजस्थान में थे। उधर जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने राहुल के पक्ष में भी अपनी आवाज बुलंद की। सचिन पायलट से लेकर भूपेश बघेल तक ने कहा कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। रैली प्रदेश की नहीं है, देश की रैली है और लाखों कार्यकर्ता पूरे संपूर्ण राजस्थान के अलावा देश भर से आएंगे और एक मैसेज लेकर जाएंगे यहाँ से कि जिस तरह हमने और किसानों ने मिलकर भाजपा को मजबूर किया कि वो कृषि कानून वापस ले ले, इसी प्रकार इस दबाव बनाएंगे ताकि जो आज महंगाई आसमान छू रही है उस पर काबू लाने का काम केंद्र सरकार करे और जनता के आक्रोश और जनता के हुक्म के सामने भाजपा को झुकना पड़ेगा। ये संकल्प आज हम लोग ले पाएंगे। पब्लिक के इश्यूज हम लोग उठा रहे हैं, चाहे वो चीन का आक्रमण हो, चाहे कोरोना काल का संकट हो, महंगाई हो, भुखमरी हो, जासूसी के जो प्रकरण सामने आए। हमारा मुद्दा पब्लिक के इश्यूज उठाना है और राहुल गांधी जी ने इस काम को संसद के अंदर किया, संसद के बाहर किया। इसको कोई झुटा नहीं सकता। विपक्ष के बाकी नेता भी अपना काम
काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो जवाबदेही तय करने का, जो अकाउंटेबिलिटी सेट करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन आज का हमारा जो उद्देश्य है वो केंद्र सरकार को ये जताने का है कि जनता आज इस मुद्दे से जुड़ गई कांग्रेस के साथ और महंगाई को उनको कम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण से पूरे देश है वो महंगाई के चपेट में आ गया है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जिस प्रकार से कोरोना काल में भारत सरकार ने जो उल्टे सीधे कदम उठाए, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। और उसके विरोध में एआईसीसी ने पूरे देश भर के नेता भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं और महंगाई के खिलाफ ये रैली आयोजित की। साथ साथ एक और जो हम बड़ी चीज देख रहे हैं वो है कि पूरे जगह पे राहुल गांधी के पोस्टर है, बहुत सारे नेता हैं। आप भी बार बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी को अब कांग्रेस पार्टी को लीड करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, हमारे नेता हैं, अब वो एक प्रक्रिया है, अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया संगठन के, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद स्वीकार करेंगे। कांग्रेस उधर जयपुर में कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला तो एटा में जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेसियों पर और अखिलेश पर जमकर वार किया। जिन्ना गन्ना की बहस के बहाने दोनों नेताओं ने पिछली सरकार पर यूपी में करारा वार किया। विपक्ष परेशान है। जो माफिया पहले गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, जो माफिया पहले बाल बेटियों की सुरक्षा पर डकैती डालते थे, जो माफिया पहले व्यापारियों का अपहरण करते थे, जो माफिया पहले विकास कार्यों को पूरी तरह हड़प जाते थे, कल आप डबल इंजन में डबल ले रहे हो। डबल ये परिवर्तन है, ये फर्क साफ है। सोच ईमानदार है, काम दमदार है, इसको आपको समझना चाहिए मित्रों। लेकिन जब मैं ये सारी बातें आपसे चर्चा करता हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से छिन्ना निकलता है। यही खाद्यान्न पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था और उनके माध्यम से मार्केट में बिक जाता था, गरीब टकटकी लगाई देखता रह जाता था। माफिया हावी थे, गरीब के हक पर डकैती डालने का कार्य करते थे, और आज माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं, देश को, प्रदेश को खतरा दिखता है, जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष, जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहां पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। उधर कैराना में आज किसान यूनियन की पंचायत हुई। आंदोलन खत्म करने के बाद किसानों की ये पहली महापंचायत। इसमें राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई या दरार पैदा करने का जो प्रयास किया गया था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने इस दरार, इस खाई को पाट दिया है। टिकैत साहब, ये जो लड़ाई आपने लड़ी 378 दिन की, इसके बाद जब आप वापस आए हैं तो आप जीत में क्या क्या लेके आए? आपने कल कहा था कि जीत का कुछ लेके वापस आना, लाठी ले जाओ, डंडा ले जाओ, झंडा ले जाओ। आप लोग क्या लेकर के आए हैं? हम तो वहां से विचार लेकर आए, यादें लेकर आए, और वहां से हम नहीं, लाखों करोड़ों आदमी इस आंदोलन से वैचारिक रूप से जुड़ा। ये दुनिया की वैचारिक क्रांति थी। वहां से वो 1 साल की ट्रेनिंग लेकर लोग आए। ये जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो अपनी भाषा में अपनी बात कहने का ये विचार और जज्बा लेकर आए। अब अपनी बात अपनी भाषा में ये लोग कह सकते हैं सरकारों के सामने, वो लेकर। जिस तरह से बिल लाए गए और जिस तरह से सरकार 1 साल से ऊपर अड़ी रही, तो एक नाराजगी भी लेके आए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। भाई 1 साल लोग को रहेगा, नाराजगी तो रहेगी, वो धीरे धीरे कम होगी।
वे कुछ काम करेंगे, कम हो जाएगी। काम करना चाहिए उनको। ठीक है साहब, एक सवाल और ये भी है कि आपके इस एजिटेशन ने एक बहुत बड़ी चीज जो हमने देखा यहाँ खड़े होकर के कि अचीव कर ली कि 3 चुनावों में हमने लगातार देखा था कि यहाँ के जो हिंदू और मुसलमान इनमें विभाजन आ गया था। आज आपके मंच पे मैं देख रहा हूँ कि उसके कारण बहुत सारे हिंदू और मुसलमान भाई सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। वो सरकारी विभाजन था, इनमें तो विभाजन था नहीं। अब वो सरकारी विभाजन नहीं होगा। अब सरकारी विभाजन नहीं होगा देश में, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण विभाजन नहीं होगा। सरकारी विभाजन नहीं होगा देश में। अब सरकारी विभाजन था और वो विभाजन, सरकारी विभाजन अब नहीं होगा। यानी आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियों ने पिछले 3 चुनावों में विभाजन किया था वो नहीं कर पाएंगे। वो नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा क्या कारण क्या हुआ? वही तो है उनका, एक ही तो एजेंडा रहता है। वो एजेंडा नहीं चलेगा, उस चीज को याद नहीं करना चाहता ये क्षेत्र। 1971 के युद्ध में भारत की शौर्य भरी जीत के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इंडिया गेट पर 2 दिन का स्वर्णिम विजय उत्सव आज से शुरू हो गया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से पाकिस्तान को साफ चेता दिया कि अगर हिमाकत की तो फिर से हम शिकस्त देंगे। उन्नीस 1971 में पाकिस्तान को जो करारी शिकस्त भारत ने दी और एक अलग मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसकी सुनहरी यादें रह रहकर हमें अपनी सेना के शौर्य की याद दिला देती हैं। वो जीत जो भारत के जज्बे की जीती जागती मिसाल है, और जब इस जीत के 50 साल हो गए हों तो मौका खास होता है। 71 की जीत के मौके पर देश के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। बिना किसी लाग लपेट के रक्षा मंत्री ने कहा कि सीधी लड़ाई में भी शिकस्त दी है और परोक्ष लड़ाई में भी मात देंगे। साथियों, आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा यह काम चल रहा है। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इंडिया गेट पर 2 दिन का स्वर्णिम विजय उत्सव मना तो एक बार फिर देश के एक सपूत सीडीएस बिपिन रावत की यादें ताजा हो गई। जनरल रावत ने सिर्फ 5 रोज पहले 7 दिसंबर को स्वर्णिम विजय पर्व के लिए खास तौर पर एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था। काल के क्रूर हाथों ने देश के इस महान सेनापति को तो छीन लिया, लेकिन उनका ये संदेश उनके जज्बे की याद दिलाता है। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। 71 की जीत के मौके पर राजनाथ सिंह ने भी भावुक होकर जनरल रावत को याद किया। ये याद लाजमी है क्योंकि जनरल रावत जैसे रणबांकुरों की बदौलत ही देश की सरहदें महफूज रहती हैं और दुश्मन को मिलता है करारा जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। रविवार की रात वो खबर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक हो गया था। ट्विटर ने सफाई दी कि उसके सिस्टम के द्वारा ये हैकिंग नहीं हुई।
जिस ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को अपनी सरकार की अहम नीतियों और फैसलों की जानकारी देते हैं, जिस अकाउंट से पीएम ने देश को बताया कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, जिस ट्विटर अकाउंट पर पूरे देश की नजर रहती है क्योंकि उससे मिली खबर देश की दशा और दिशा को तय करती है, उसी अकाउंट की हो गई हैकिंग। जी हां, रविवार की रात को वो खबर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया, पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक कर लिया गया। तुरंत ट्विटर को इसकी खबर की गई और अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया। हैकिंग के दौरान किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल @नरेंद्र मोदी देर रात रविवार को हैक हो गया था। रात 2:11 पर इससे एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। 2 मिनट बाद ही इस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। CERT हैकिंग के सोर्स की जांच कर रही है। इसके लिए आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल हैक किया जा सकता है, उसकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है, तो मैसेज बहुत क्लियर है कि किसी के अकाउंट में भी आज हैकिंग हो सकती है, साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। और लाजमी सी बात है, आज हैकर्स नए नए तरीके अपना रहे हैं ताकि साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जाए। और इस तरह की जो एपिसोड हुआ है और जो ट्वीट्स फिलहाल इशू किए गए हैं उस हैकिंग के दरमियान, वो साबित कर दिखाते हैं कि ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। कोई ना कोई स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर है जो उसके पीछे विशेष तौर पर है। पीएम के अकाउंट की हैकिंग पर ट्विटर ने भी सफाई दी और कहा, हम पीएमओ दफ्तर से लगातार संपर्क में हैं। हैकिंग में ट्विटर का आंतरिक सिस्टम इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे ही हमें हैकिंग का पता चला, हमारी टीमों ने हैक किए गए अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। हमारी जांच से पता चला है कि उस वक्त अन्य कोई अकाउंट प्रभावित नहीं हुआ। कुछ महीनों पहले भी दुनिया के कई देशों के नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे। इतना तो साफ है कि बड़े दावे करने वाली इस सोशल मीडिया कंपनी का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। 24 नवंबर को पहला केस पाए जाने के बाद ओमिक्रॉन अब तक भारत समेत दुनिया के 59 देशों में फैल चुका है और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ चेतावनी दे दी है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से और भी देशों में फैलेगा। इसीलिए आपको ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। भारत में ओमिक्रॉन के 33 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से आधे अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 में से 7 केस महाराष्ट्र में मिले। इनमें से 3 केस मुंबई में पाए गए जो तंजानिया, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से लौटे थे। बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवाड़ में पाए गए जो हाल ही में एक ओमिक्रॉन संक्रमित नाइजीरियाई महिला से मिले थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 7 मरीज मिले, जिनमें से 4 का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 1 मरीज को अभी सिंगल डोज लगी है। इन नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस हो गए हैं, जिसमें से 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र समेत देश भर में जितने भी ओमिक्रॉन संक्रमित के मामले मिले हैं, उनमें मामूली लक्षण पाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ओमिक्रॉन को लेकर पूरी गंभीरता बरत रही है। बीएमसी ने कई सारी टीमों को धारावी में तैनात किया है, वो रैपिड टेस्टिंग भी कर रही है। इसके चलते अब मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे मुंबई शहर में लगा दी है। आपको बता दें, इस धारा का उल्लंघन किसी ने किया तो सख्ती से कार्रवाई मुंबई पुलिस कर सकती है। जो मुख्य कारण इसके बताए जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा तो है ही, लेकिन एआईएमआईएम की एक बहुत ही बड़ी रैली आज मुंबई में होनी है, जिसके लिए मुंबई पुलिस ने पहले ही परमिशन नहीं दी थी। इसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया जा रहा है। असुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के कई सारे जो कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं और इसका जो सीधा खतरा है वो कोविड केसेस के चलते हो सकता है। दूसरी अगर जो बात करूं तो संजय राउत ने अपशब्द का इस्तेमाल
इस्तेमाल बीजेपी के लिए किया है, तो बीजेपी भी आज मुंबई में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करने वाली थी। तो कई सारे ये जो कारण है जिसके चलते मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे शहर में लगा दी है। देश में भले ही ओमिक्रॉन के सिर्फ 33 ही केस सामने आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना के प्रति लापरवाही अब सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन रही है। हमने सबने मास्क पहना, खूब पहना, हम डर गए। हमने ये आदत अपनी ठीक रखी, लेकिन अब जरा उस तरफ अगर आते हैं हम, अगस्त हो गया, गिरना शुरू हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में थे। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, बस खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बेहद खतरनाक है, जिससे तीसरी लहर आ सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के 2 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना की आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन वैल्यू 0.95 है। 5 राज्यों तेलंगाना, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और मिजोरम में आर वैल्यू अभी भी 1 से ऊपर है। देश में मिजोरम में आर वैल्यू सबसे ज्यादा है, जहां लगातार 3 हफ्तों से आर वैल्यू 1 से ऊपर बनी हुई है। कर्नाटक में 1 हफ्ते के दौरान आर वैल्यू 0.94 से बढ़कर 1.09 हो गई है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी आर वैल्यू बढ़ी है। आर वैल्यू ये बताती है कि कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं, और ओमिक्रॉन की संक्रमण फैलने की शक्ति डेल्टा से कई गुना ज्यादा है। जब डेल्टा वायरस आया था और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था, तो हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली थी उसमें 5 और 6 के बीच में आर नॉट वैल्यू थी 5.6। इसका मतलब ये था कि डेल्टा से संक्रमित व्यक्ति 5 या 6 लोगों को एक समय में संक्रमण दे सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ये उसकी इन्फेक्टिविटी का मापदंड है, मारक क्षमता का मापदंड नहीं है। जैसे कि अब ये ओमिक्रॉन आया है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट डेल्टा वायरस से 5 गुना ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं आर नॉट वैल्यू इसकी 30 होगी। ये गलत नहीं होगा कहना। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन संक्रमण में बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं होते, लेकिन जिस तेजी से ये फैल रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका में हर दिन सामने आने वाले नए इन्फेक्शन की संख्या पिछले 3 हफ्तों के दौरान दोगुनी हो चुकी है। ब्रिटिश हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन में रोजाना आने वाले कोरोना केस में आधे ओमिक्रॉन वेरिएंट के होंगे। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन 50 में से 19 राज्यों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत में भी ओमिक्रॉन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी।